have three different section, and their names are, the first is known as the balance section. बैलेंस सेक्शन के केस में क्या होगा, देखिए आप, हमने अभी तक जो भी पढ़ा है इस कंक्रीट के बारे में, आरसीसी के बारे में, उससे आपको ये चीज तो क्लियर हो गई कि जब वर्किंग स्ट्रेस मेथड की बात करते हैं तो हमें इलास्टिक डिजाइन थ्योरी को फॉलो करना है। इलास्टिक डिजाइन थ्योरी को जब हम फॉलो कर रहे हैं, दैट मीन्स स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स वेरीज लीनियरली, दैट मीन्स बाय इंक्रीजिंग द लोड द स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स विल इंक्रीज ऑन द सेम टाइम। ये चीज हमने पढ़ी है। तो यहां से एक चीज क्लियर हो जाती है कि अल्टीमेटली आफ्टर अप्लाइंग द लोड ऑन द बीम, जैसे जैसे लोड आपकी बीम के ऊपर एक्ट कर रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, आपकी बीम्स के अंदर स्ट्रेसेस जो है वो इंक्रीज होती जाएंगी, राइट। तो वी हैव टॉक्ड अबाउट परमिसिबल स्ट्रेसेस, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू दैट इज अलाउड इन द वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन फिलोसॉफी। इससे ज्यादा स्ट्रेस वैल्यूज आपको कंसिडर नहीं करनी है, राइट। तो परमिसिबल स्ट्रेसेस विल टेक सम टाइम टू रीच। ऐसा नहीं कि जैसे ही आपने लोड अप्लाई किया तो परमिसिबल स्ट्रेसेस रीच आउट हो जाएंगी, जैसे जैसे आपका लोडिंग इफेक्ट होगा वहां पर, वैसे वैसे ही क्या होगी, स्ट्रेसेस आपकी इंक्रीज होती रहेंगी। तो डिपेंडिंग ऑन दिस फैक्ट, यहाँ पर क्या होगा, अलग अलग लोडिंग स्टेज के ऊपर अलग अलग स्ट्रेसेस होंगी मटेरियल के अंदर, और जैसे जैसे लोडिंग कंडीशन चेंज होगी, इवेंचुअली एट द एंड और एट द वर्ज ऑफ कोलैप्स ऑफ द बीम क्या होगा, आपकी जो स्ट्रेसेस होंगी वो कैसी होंगी, परमिसिबल हो जाएगी। दैट मींस अब परमिसिबल हो गई, अब आपका सेक्शन क्रैक हो जाएगा, हम ये मान के चल रहे हैं। तो इनिशियली आपकी स्ट्रेसेस कुछ और होती है, लेटर ऑन दे आर प्रोजेक्टिंग टुवर्ड्स परमिसिबल वैल्यूज। तो इट इज द फंडामेंटल प्रोसीजर फॉर बोथ स्टील एंड कंक्रीट, दोनों की केस में ऐसा होता है, स्टील के लिए भी होगा, कंक्रीट के लिए भी होगा। सो on the fact that in which material permissible stresses are reaching priorly, or we can say that very fast as compared to other, किस मटेरियल के अंदर, whether it is steel और कंक्रीट, किसके अंदर परमिसिबल स्ट्रेसेस पहले पहुंच रही है, उसके बेसिस पे आपने क्या किया है, सेक्शंस का क्लासिफिकेशन किया है, बैलेंस, अंडर एनफोर्स एंड ओवर एनफोर्स। So in case of balance section, please note down, in case of balance section, what will happen? Both the permissible stresses in both the materials, as in concrete and for steel, दोनों के ही अंदर permissible stresses क्या होंगी, सेम टाइम पर reached out होगी। ओके, यानी कि जब आपका कंक्रीट जो है वो कोलैप्स हो रहा है, उसी समय पर आपका स्टील जो है वो क्या होगा, यील्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये होगा आपका बैलेंस सेक्शन। सर वापस बताना एक बार। अब बैलेंस सेक्शन वो होगा जिसके अंदर आपकी कंक्रीट और स्टील, वी हैव डिफरेंट मटेरियल्स फॉर आरसीसी, कंक्रीट एज वेल एज स्टील। तो इन कंक्रीट एंड स्टील देयर आर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेसेस। कभी हम ये बोल सकते हैं कि कंक्रीट में पहले स्ट्रेसेस जो है परमिसिबल स्ट्रेसेस वो रिच्ड आउट हो जाएंगी, कभी हम ये देखेंगे कि आपकी स्टील के अंदर परमिसिबल स्ट्रेसेस पहले रिच्ड आउट हो जाएंगे, और कभी ऐसा होगा कि दोनों के ही अंदर, आपके जो स्टील है और आपके जो कंक्रीट है, दोनों में ही सेम टाइम पर परमिसिबल स्ट्रेसेस रिच्ड आउट हो गए। तो डिपेंडिंग ऑन दैट अच्छा, फैक्ट वी हैव थ्री डिफरेंट सेक्शंस। इज इट क्लियर? यस सर। तो बैलेंस सेक्शन के केस में क्या होगा, दोनों ही मटेरियल के अंदर सेम टाइम पर परमिसिबल स्ट्रेसेस रिच्ड आउट हो रही है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कंसेप्चुअल, आपकी फील्ड में भी, फील्ड के रिगार्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊंगा इससे क्या आउटकम्स होंगे, पहले कंसेप्ट को समझते हैं फिर आउटकम्स पर आएंगे। तो सपोज इफ यू हैव दिस सेक्शन ऑफ एन आरसीसी बीम, we have this stress distribution that will be our neutral axis. We all know the stress distribution is linear.
Three different figures are there. So we have this reinforcing bars. Please note down one thing. The level of stresses, ये जो level आ रहा है आपका stresses का, that is representing the reinforcing bar. Stresses in the reinforcing bar. Okay, so it should be on the same level. And below which we have this concrete cover. So that is your RCC beam. We all know it is your, what this depth is known as. It is your Effective depth. effective depth. Good. So at the center of the reinforcement, it is your effective depth, and that is your width of the section. Again, we have this value as what we have taken earlier. Neutral axis distance. Yes, it is n, neutral axis depth from top compression fiber. ठीक है, तो यहां तक ये सारी चीज हमने देखी. अब बात करें हम बैलेंस सेक्शन की. सो लेट अस अज्यूम दैट द वेरी फर्स्ट डायग्राम इज रिप्रेजेंटिंग द बैलेंस सेक्शन. So in that case, permissible stress in concrete is how much? कितनी होगी? Sigma CBC. Yes, good. It will be sigma CBC. जैसा मैंने आपको बताया, परमिसिबल स्ट्रेस की जब भी हम बात करेंगे कंक्रीट के अंदर कितनी होगी इन बेंडिंग कंप्रेशन. CBC मींस स्ट्रेस इन कंक्रीट इन बेंडिंग कंप्रेशन, as we are loading the beam for flexural loads. Okay, so bending compression आपको कंसीडर करना. So sigma CBC will be that permissible stresses, and for steel it will be sigma ST by M, that is equivalent stress in the concrete at the level of steel, right at this point, at the level of steel, the equivalent stress for the equivalent section or for the concrete. Okay, so sigma ST by M will be that maximum stress in steel. तो दोनों वैल्यूज आप देख सकते हैं. Again, you can represent it like in this manner. Why I am representing in this fashion? Anyone? सर कंक्रीट टेंशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. Steel is participating and concrete isn't participating. Yes, yes, good. So steel is participating in tension, but concrete is not actually participating. That's why I am represented it by dotted line. Okay. So अब हम ये देख रहे हैं कि दोनों के अंदर जो आपका कॉम्प्रेशन है और टेंशन है, दोनों में ही क्या हुआ, परमिसिबल स्ट्रेसेस सेम टाइम पर रिच्ड आउट हो गई है. इस कंडीशन में आपकी जो न्यूट्रल एक्सिस होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान में रखिए इन सबको. इस केस में जो आपकी न्यूट्रल एक्सिस जो होगी, इसको हम बोलेंगे क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस. In that case, it will be your critical neutral axis NC. ओके, लेकिन ये तो किसकी बात की हमने? बैलेंस सेक्शन की. तो इट इज वन RCC बीम सेक्शन. It is your balance section. It is section 4 under reinforced beam. And that one is your over reinforced section. तो चार फिगर है. फर्स्ट जो है आपका वो क्या है आपके पास?
रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिक जनरल बीम सेक्शन को। अब बात करते हैं बैलेंस सेक्शन की। तो बैलेंस सेक्शन के केस में आप देख सकते हैं कि स्ट्रेस जो है यहाँ पर स्टील में और कंक्रीट में दोनों में परमिसिबल स्ट्रेस है सेम टाइम पर रिच्ड आउट हो गई है। ठीक है, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, जब आपकी कंक्रीट क्रैक हो रही है उसी समय पर क्या होगा, आपका स्टील भी यील्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, स्टील भी फेल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो केस है हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। क्यों नहीं है हम बाद में डिस्कस करते हैं। सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस के अंदर क्या होगा, इट इज अंडर रेनफोर्स सेक्शन, केस ऑफ अंडर रेनफोर्स सेक्शन। so for under reinforcement that means stresses in steel, permissible stresses in steel will reach prior to the permissible stresses in concrete। तो पहले किस में रिच्ड आउट होंगी, आपकी स्टील के अंदर, यानी कि स्टील के अंदर तो परमिसिबल स्ट्रेसेस रिच्ड आउट हो चुकी है, दैट इज अगेन सिग्मा एस टी बाई एम। तो परमिसिबल स्ट्रेस वैल्यू थी आपकी, ये यहाँ पर रिच्ड आउट हो गई है। बट इन कॉन्क्रीट परमिसिबल स्ट्रेस इज लाइंग समवेयर हियर। So in case of under reinforced section, the stresses in permissible stresses in steel is reaching prior to that of in concrete. That means for concrete, for the present case, the stresses are lesser than their permissible values. Let us say that is sigma c, and sigma c is lesser than sigma cbc. अभी permissible stresses reached out नहीं हुई है, और permissible stress value कहाँ होती, यहाँ पर, that is। तो एक्चुअली यहाँ तक नहीं है, और कहाँ तक है, सिर्फ इस पोर्शन तक हम पहुंचे। परमिसिबल स्ट्रेसेस यहाँ पर सेटअप नहीं हुई है। इज इट क्लियर, क्या बोल रहा हूं मैं, आपको समझ में आ रहा है? स्टील के अंदर आपकी परमिसिबल स्ट्रेसेस रिच्ड आउट हो चुकी हैं, कंक्रीट में नहीं हुई है। ये चीज समझ में आ रही है या नहीं? यस और नो? यस सर, आ रही है। फाइन। तो अब यहां पर देखेंगे इस ऐसा होने से क्या फर्क हो रहा है, यहां से क्या चेंजेस हो रहा है। देखिए यहां पर क्या होगा, आपकी जो न्यूट्रल एक्सिस है जो इनिशियली यहां पर थी इस लोकेशन पर, वो क्या हुआ, आपको दिखेगा कि शिफ्ट हो गई है। यानी कि आपकी जो न्यूट्रल एक्सिस है वो शिफ्ट हो गई है। एंड अगेन लेट इट बी रिप्रेजेंटेड बाय एन। so in that case for under reinforced section n is less than nc। nc is what, neutral axis depth for balance section। okay, so n is less than nc in this case of under reinforced section। is it clear? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए बार बार पूछ रहा हूं मैं आपसे। यस अंडर रेनफोर्स सेक्शन के केस में क्या हो रहा है, आपकी जो परमिसिबल स्ट्रेसेस है वो स्टील में रिच्ड आउट हो गई है, और परमिसिबल स्ट्रेसेस दैट मींस सिग्मा एस टी बाई एम, मैक्सिमम वैल्यू ये होगी हमारे पास। तो ये वैल्यू रिच्ड आउट हो गई है स्टील के अंदर, बट कंक्रीट के अंदर अभी भी परमिसिबल स्ट्रेसेस रिच्ड आउट नहीं हुई है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, परमिसिबल स्ट्रेसेस कहां पर होंगी, यहां पर होगी, दैट इज योर एक्सट्रीम पॉइंट, मैक्सिमम स्ट्रेस यहां पर होगी। लेकिन आपको क्या रिप्रेजेंट करना है कि अभी परमिसिबल स्ट्रेसेस रिच्ड आउट नहीं हुई है, दैट मींस यू हैव टू टेक somewhat lesser values as this permissible value, okay, as compared to this permissible value। so we have taken sigma c randomly, and sigma c is less than sigma cbc, so we have the stress distribution till this line only। दिख रहा है आपको? तो ये हमने किया है, और यहां से ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन से क्या पता चलेगा कि आपकी जो न्यूट्रल एक्सिस है वो क्या हो गया है, शिफ्ट हो गई है अपवर्ड साइड में, कंप्रेशन साइड। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, so for the third case over reinforced section। हाँ बोलिए सर, इस वाली न्यूट्रल एक्सिस का भी डिस्टेंस स्मॉल एन ही? हाँ, एन से ही रिप्रेजेंट करें। एन इज जस्ट द लेवल ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एन सी इज लेवल ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इन केस ऑफ बैलेंस सेक्शन। ठीक सर। so that we can just identify n is less than nc, n is greater than nc। okay, इससे ही पता चल जाएगा आपको कि सेक्शन अंडर रेनफोर्स या ओवर रेनफोर्स। तो फॉर द नेक्स्ट केस ओवर रेनफोर्स सेक्शन, द स्ट्रेसेस इन कंक्रीट आर रिच्ड द परमिसिबल वैल्यूज, सिग्मा cbc इज रिच्ड आउट, मैक्सिमम वैल्यू रिच्ड आउट हो गई है। लेकिन जब स्टील की बात करेंगे तो स्टील की मैक्सिमम वैल्यू मान लेते कि सपोज यहां पर कहीं थी, बट वो वैल्यू अभी रिच्ड आउट नहीं हुई है।
और यहाँ पर जो वैल्यू है प्रेजेंटली वो मान लेते हैं कि कुछ कम है, सिग्मा एस टी बाई एम विल बी द मैक्सिमम वैल्यू, बट वी हैव सिग्मा टी बाई एम, that is not permissible value, that is a value that is lesser than permissible value. So in that case what will happen, again the neutral axis changes its position, and for this case we have again n. So for over n4 section what I can say is n is greater than nc. Nc is your depth of neutral axis for the balanced section. So as compared to balanced section, the depth of neutral axis will be more in case of over n4 section. ये क्वेश्चन एज इट इज आपको गेट में पूछे जाते हैं, ईएस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सब तरह के एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चन आपको हमेशा पूछा जाता है आरसीसी से। तो ये चीज ध्यान में रखिए, एन की वैल्यू किस तरह से चेंज हो रही है। एन इज लेस देन एनसी, दैट मींस इट्स एन अंडर एन4 सेक्शन। एन इज ग्रेटर देन एनसी, दैट मींस इट्स एन ओवर एन4 सेक्शन। एन इज इक्वल टू एनसी, दैट मींस इट इज अ बैलेंस सेक्शन। इज इट क्लियर? वापस पूछ रहा हूं मैं सबसे। यस सर, क्लियर। ओके, तो अगर परमिसिबल स्ट्रेसेस दोनों में सेम टाइम पर रीच्ड आउट होती तो आपका सेक्शन किस तरह का होता? इट वाज लाइक बैलेंस इन दिस फॉर्म, बैलेंस की फॉर्म। ये ब्लू लाइन जो रिप्रेजेंट कर रही है वो बैलेंस सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। बट कैसे चेंज हुआ डॉटेड यहाँ पर, अब आप कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पर कि कैसे यहाँ पर चेंजेस हुए हैं। ओके, नाउ अब फील्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये तो मैंने आपको बता दिया। फंडामेंटली जो मैथमेटिकल या कंसेप्चुअल जो थिंग्स थी वो मैंने डिस्कस की। अब फील्ड में देखते हैं हमारे लिए कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है और क्यों। देखिए आपके पास डिफरेंट केस है तीन यहाँ पर, बैलेंस, अंडर एनफोर्स, ओवर एनफोर्स। तो बैलेंस केस में क्या होगा, जैसे ही आपकी कंक्रीट में क्रैक स्टार्ट हुआ उसी टाइम पर क्या हो रहा है, आपकी स्टील में भी यील्डिंग स्टार्ट हो रही है। इन दैट केस क्या होगा, देखिए एक चीज ध्यान में रखिए कि स्टील जब क्रैक होता है तो स्टील क्रैक होने से पहले क्या करेगा, या स्टील जब यील्ड होता है, सॉरी क्रैक नहीं बोलूंगा, स्टील जब यील्ड होता है तो स्टील जब फेल हो रहा है, यील्डिंग में जा रहा है, परमिसिबल स्ट्रेसेस में जा रहा है, इन दैट केस क्या होगा, वो क्रैक जनरेट करेगा इन दी कॉन्क्रीट। जो भी आपकी कॉन्क्रीट है उसके एम्बेडेड, उसके चारों तरफ जो भी कॉन्क्रीट है, जो भी सेक्शन आप बना रहे हैं उसके चारों तरफ वो क्रैक्स जनरेट करेगा, एंड दैट क्रैक्स विल वर्क एज एन इंडिकेटर that beam is going to fail because the steel is failed। वो क्रैक आपको ये संकेत देगा कि ये बीम जो है वो फेल होने वाली। इज इट क्लियर? ये चीज समझ में आई या नहीं? यस सर। जब आपकी बीम के अंदर स्टील फेल होगा तो वो क्रैक्स जनरेट करेगा कंक्रीट सरफेस पर भी, और ये जो क्रैक्स हैं इसको एज अ स्ट्रक्चरल डिजाइनर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप ये समझिए क्रैक्स जो है these are symbol that beam is going to collapse। okay, so ये क्रैक बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द ऑक्यूपेंट्स लिविंग इन द बिल्डिंग। ओके, तो इन केस अगर आपकी कंक्रीट पहले ही परमिसिबल स्ट्रेसेस को रीच्ड आउट हो जाती है, या फिर कंक्रीट आपकी सेम टाइम पर परमिसिबल स्ट्रेसेस को रीच्ड आउट होती है जबकि स्टील में भी परमिसिबल स्ट्रेसेस आ गई है या स्टील में भी यील्डिंग होना स्टार्ट हो गई है, इन दैट केस क्या होगा, क्रैक्स स्टार्ट होंगे और इवेंचुअली कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि आपकी कंक्रीट भी आपकी यहाँ पर परमिसिबल स्ट्रेसेस को रीच्ड आउट हो गई है। तो क्या होगा, कोलैप्स हो जाएगी बीम आपकी, डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा कंक्रीट बीम के अंदर, कंक्रीट जो पोर्शन है उसका उसमें डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो द ओवरऑल सेक्शन विल बी कोलैप्स्ड। बट हाउ द सेकंड केस इज एडवांटेजेस फॉर अस, दैट इज फॉर अंडर एनफोर्स सेक्शंस केस। देखिए अंडर एनफोर्स सेक्शन हमारे लिए प्रेफरेबल है, और एज ए डिजाइनर आपको हमेशा अंडर एनफोर्स सेक्शन ही डिजाइन करने होते हैं, न कि बैलेंस और ओवर एनफोर्स। आप हमेशा चेक करेंगे कि आपका सेक्शन अंडर एनफोर्स है या नहीं है। फील्ड में आपकी ड्राइंग जा रही है, दैट मींस योर सेक्शन शुड बी अंडर एनफोर्स। अंडर एनफोर्समेंट का मीनिंग क्या हुआ कि पहले क्रैक्स कहां पर होंगे, सॉरी पहले फेलियर या पहले परमिसिबल स्ट्रेसेस कहां पर रीच्ड आउट होंगी, स्टील के अंदर एंड नॉट इन कंक्रीट। ऐसा होने से क्या होगा, इनफ वार्निंग विल बी देयर, वार्निंग मिल जाएगी ऑक्यूपेंट्स को, एंड देयर विल बी सफिशिएंट टाइम फॉर एस्केपिंग आउट ऑफ दिस बिल्डिंग। उस बिल्डिंग से बाहर निकलने के लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा वहां पर। तो जैसे ही स्टील में यील्डिंग होना स्टार्ट होगा, it is we can say that it is representing some kind of alarming situation that please escape out of this building।
That is relating with the serviceability again, as I have stated earlier. Serviceability कितनी important है हमारे लिए. So sections are designed to be under enforced. Okay, is that clear? क्यों important है तीनों तरह के sections? Yes, sir. Clear है? Okay, one more thing, important चीज मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, ध्यान रखिए सभी. फॉर ओवर एनफोर्स सेक्शन क्या होगा? ओवर एनफोर्स सेक्शन के लिए क्या होगा? कंक्रीट पहले यहां पर कोलैप्स हो रही है, तो कंक्रीट पहले कोलैप्स हो रही है तो स्टील तो यूज में नहीं आया. कंक्रीट को प्रोटेक्ट करने के लिए ही तो हम स्टील यूज में ले रहे हैं, राइट? तो पहले ही आपकी बीम फेल हो जाएगी एंड इट विल फेल इन ब्रिटल मैनर. इन अंडर एनफोर्स सेक्शन द फेलियर विल बी डक्टाइल. प्लीज नोट डाउन, because the failure is governed by reinforcement and not by the concrete. But in case of over reinforced section, the failure will be brittle and sudden. कोई warning नहीं होगी, sudden failure होगा और failure कैसा होगा? Brittle होगा. Okay, so I hope it is clear the fundamentals of all these different enforced sections: balance, under enforced and over enforced. Yes, sir. I think that will be enough for today. Any doubt, any queries आप पूछ सकते हैं. No, sir, no doubt. You can also access to our educational blogs. Please visit our website www.civilabhyas.com. These are the services in which we are dealing professionally. Please do like our videos, subscribe our YouTube channel and share it with your friends if you find this content helpful for you. Thank you.